हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे बोर्ड बूस्टर हिंदी के बैच में ऑन दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। और आज बच्चों मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ दो ऐसी साइंटिस्ट की कहानियां जिसमें से एक ने तो दुनिया को संवार दिया जैसे डोरेमोन ने संवारा था, और दूसरा साइंटिस्ट है हमारे पास जो इतना बड़ा लॉलेस इंसान था जिसने हर चीज को खराब करके रख दिया। तो आइए स्टूडेंट्स, हम सब मिलकर इन दोनों साइंटिस्ट की कहानियों को आज पढ़ेंगे, देखेंगे कि इसमें से कैसे कैसे सवालों को हम देख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, और इन दोनों चैप्टर्स की क्या क्या समरीज हैं। तो वही हमारा पैटर्न बच्चों बिल्कुल सेम रहेगा। इन दोनों चैप्टर्स के अंदर जो हम लोग करने वाले हैं, एक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरे चैप्टर का नाम है बच्चों मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है ग्रिफिन, और यहाँ पे मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। रिचर्ड ई ब्राइट, राइट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं इन दोनों साइंटिस्ट की रोचक कहानियां कि इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और किसकी वजह से हमें फायदा हुआ और किसकी वजह से हमें नुकसान। तो हमारा पैटर्न बच्चों बिल्कुल वही रहने वाला है। हम लोग इसमें वही समरी ऑफ चैप्टर्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे और करेंगे इसके सवाल, समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, क्या क्या हमें करना है, किस पैटर्न में करना है और कैसे हमारी पढ़ाई सही से चलेगी। चलिए बच्चों जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टोरी जो है हमारी वो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बच्चों एक ऐसे साइंटिस्ट की स्टोरी है जिसका नाम था ग्रिफिन। ये ग्रिफिन कहने को तो एक बड़ा ही लाजवाब साइंटिस्ट था, बिकॉज इसने एक ऐसा ड्रग, एक ऐसी दवाई खोज डाली थी जो इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट बना देती है, जिसकी वजह से इंसान का शरीर जो है वो किसी को दिखेगा नहीं। अब ये जो आदमी है हमारा ग्रिफिन, ये इतना समझदार था, इतना दिमाग था इस आदमी के अंदर कि इसने सब कुछ सोच समझ के एक ऐसा ड्रग बनाया और उस ड्रग को खुद खाकर ये इनविजिबल हो गया। अब ये चाहता तो था कि इनविजिबिलिटी से ये बड़ी सारी चीजें अच्छी करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी और ये सिर्फ इनविजिबिलिटी से बहुत कुछ नहीं कर पा रहा था। इसको बड़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था जो इसके लिए सही नहीं थी। आइए बच्चों अब देखते हैं स्टोरी के अंदर कि ऐसी क्या क्या परेशानियां थी ग्रिफिन को जो वहां पर उसे फेस करनी पड़ी, जो जो परेशानियां उसको वहां सहनी पड़ी और किस तरीके से उसको रियलाइज हो गया कि ये जो इनविजिबिलिटी है ये उसके लिए एक श्राप है, ना कि उसके लिए एक वरदान। और इसने किस तरीके से दुनिया को खराब करने का भी सोचा था, आइए वो भी देख लेते हैं। ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक ही है, काफी दिलचस्प कहानी है। वह एक तरीके की खोज कर रहा था जो मनुष्य को अदृश्य बना सके। जैसा मैंने बताया कि उसका मेन मोटिव ये था कि वो एक ऐसा ड्रग बनाए, एक ऐसी दवाई बनाए जिससे इंसान जो है वो अदृश्य हो जाए, यानी जिससे वो इंसान इनविजिबल हो जाए, वो इंसान दिखे नहीं किसी को भी। उन्होंने अपने प्रयोग की सफलता प्राप्त करते हुए एक ऐसा सूत्र विकसित किया जिससे वे अदृश्य हो सकते थे। उन्होंने एक ऐसे दवाई, एक ऐसा ड्रग बनाया जिससे एक्चुअली वो गायब हो सकते थे, लेकिन स्पर्श किया जा सकता है। अब उनका शरीर कैसा था, उनका शरीर एक ग्लास जैसा हो गया था, यानी आप उन्हें महसूस तो कर सकते हो, आपको दिख नहीं रहे, लेकिन गलती से भी अगर आप उनसे टकरा गए तो आपको पता लग जाएगा कि सामने कोई है। जिस तरीके से आप लोगों ने बिग बॉस में वो ओम बाबा वाला शो देखा होगा, ओम भ्रीम भ्रीम कर देगा तो ठा करके दरवाजे में बजे, क्योंकि वहां पे ग्लास तो था, अब वो बस दिख नहीं रहा है। बस उतना ही फर्क था कि यहाँ पर ग्रिफिन था तो सही, लेकिन वो बस दिख नहीं रहा है। तो वो ऐसा, अब वो कहते हैं लेकिन स्पर्श किया जा सकता था। अगर उस इनविजिबल वाले, अदृश्य वाले फॉर्म में भी कोई टच करता उसको, तो लोगों को पता लगता कि हाँ वहां पर कोई तो है, और शारीरिक रूप से महसूस भी किया जा सकता था। ग्रिफिन ने दवा ली और अदृश्य हो गया। उसने वो ड्रग खाया और गायब हो गया। उसने गलती से कीचड़ में कदम रखा, और अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आगे चलते चलते स्टोरी में गलती से उसका पैर कीचड़ में पड़ता है। अब ये कीचड़ में उसका पैर कैसे पड़ा, थोड़ी सी इसकी कहानी पे आ जाते हैं। इसका पैर कीचड़ में तब पड़ता है बच्चों जब ये रात को इनविजिबल होके पूरा ऐसे बिना कपड़ों के घूम रहा था लंदन के शहर में। अब क्योंकि ऑब्वियसली इनविजिबल है तो किसी को दिख नहीं रहा, कपड़े पहन लेता तो दिखने लग जाता, तो इसीलिए इनविजिबल होकर वहां पे आराम से घूम रहा था और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा था। बेचारा परेशान बहुत था क्योंकि इनविजिबल हो गया ना, तो इतनी ठंड के अंदर बिना कपड़ों के घूमना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो इस काम को कर रहा था। अब बच्चों क्या होता है, इसने इस तरीके से जैसे तैसे करके अपने हालात को समझ के, अपनी सिचुएशन को समझ के अपना गुजारा कर लिया। शाम को एक बड़े लंदन स्टोर में जाता है और बड़े लंदन स्टोर में जाकर ये वहां पे जाकर अपना रात गुजारता है। अब ये रात को इतना थक चुका होता है कि सुबह जब ये उठता है तो वह देखता है कि आसपास के जितने भी कर्मचारी थे उस शॉप के, वो सब वापस आ चुके हैं। एंड उसको तभी रियलाइज हुआ कि यार अब तो मैंने कपड़े पहने हुए और अब तो मैं पकड़ा जा
सकता हूँ। तो उसने एकदम से अपने सारे कपड़े उतारे और वहां से भाग गया। उस भागते समय उसका पैर उन कीचड़ में पड़ा और पैरों के नीचे कीचड़ लगने की वजह से अब उसके पैरों के निशान बनने लगे। तो वो लंदन में एक स्टेयरकेस से भाग रहा था जहां पे उसके कीचड़ वाले कदम ऐसे पैरों के निशान की तरह वहां पर आने लगे, और उस समय दो छोटे बच्चों ने उसके पैरों के निशान को देखा और वो भी बड़े अचंभित हो गए कि यार ये कैसा सा हो रहा है। तो वो भी उसके पैरों का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चले गए। वह सड़कों पर चल रहा था और उसे ठंड लग रही थी क्योंकि बिना कपड़ों के वो लंदन के अंदर सर्दियों में चल रहा है सड़क के ऊपर, तो उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए वह गर्मी महसूस करने के लिए एक शॉपिंग सेंटर में प्रवेश करता है। अब इसी जैसा मैंने आप लोगों को बताया जिसे हम बिग लंदन स्टोर कहेंगे, इस स्टोरी के अंदर वो एक शॉपिंग सेंटर में जाता है। स्टोर बंद होने के बाद कुछ आरामदायक कपड़े पहन के कुछ खाने वाने का विकल्प चुनता है। उसने डिसाइड किया कि चलो यार अब तो कोई भी नहीं है, अब तो मैं खा पी सकता हूँ, अब तो मैं आराम से अपना खाऊंगा पीऊंगा और मजे करूंगा। तो ये बैठ गया और वहां पर इसने खाना पीना स्टार्ट कर दिया। वह शुरू में तो एक दो कपड़े उतारता लेकिन उन्हें पहनता है। तो स्टार्टिंग में वो एक दो कपड़े उतारता है और उन्हें पहनता है, कपड़े ट्राई करता है। फिर एक कैफे की रसोई में जाके ठंडा मांस और कुछ एक्सप्रेसो खाता है। फिर वहां पे जो उनकी पैंट्री थी, जिसे हम पैंट्री कहते हैं, कैफे कहते हैं, वहां पर ये जाता है और वहां पर ये ठंडा मांस यानी कोल्ड मीट खाता है। वहां पर ये कोल्ड मीट खाता है और एक्सप्रेसो कॉफी पीता है। बाद में उसने एक स्टोर की रजाई के ढेर पर सोने का फैसला किया कि यार अब तो बहुत थका हारा दिन था, अब सो जाता हूँ। फिर वो सो गया। अगली सुबह उसके उठने से पहले कुछ स्टोर के साथियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। अगली सुबह उठने अब क्या हुआ, जब उन्होंने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जैसे उन लोगों को पता लगा कि यहाँ कोई तो है, तो ग्रिफिन भी डर गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा, भैया कोई ना कोई तो मुझे पकड़ ही लेगा। तो उस समय पे ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े उतारे और वहां से भाग गया। यानी वो वापस से उसी परेशानी में आ गया जिससे वो बच रहा था। उसने तुरंत सारे कपड़े उतार दिए और एक बार फिर अदृश्य हो गया। अब वह लंदन के कड़ाके की ठंड में बिना कपड़ों के घूम रहा था। मतलब इतनी ठंड में, दिल्ली में हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि हे भगवान ठंड, यहाँ लंदन में बिना कपड़ों के घूमना कितनी बड़ी बात है। वह फिर एक थिएटर कंपनी के कपड़े लेने का फैसला करता है कि यार अब, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार अब मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा तो मेरा मुंह नहीं दिखेगा। ठीक है, मेरा मुंह नहीं दिखेगा तो मेरे लिए कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता भैया, जब मेरा मुंह ही नहीं दिख रहा है वहां पर। अब शरीर में कपड़े हैं लेकिन मुंह खाली है, ऐसा ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, तो वो देखने में कितना अजीब लगेगा। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे कपड़ों की ज़रूरत होगी उसको अब, जिनको वो पहन सकता है, जिन कपड़ों को पहन के अब वो जाएगा कहाँ पर, जिन कपड़ों को लेने के लिए अब वो जाता है एक थिएटर कंपनी के स्टोर के अंदर, जो ड्रूरी लेन करके एक जगह में पड़ता था। कहाँ पड़ता था बच्चों, वो पड़ता था ड्रूरी लेन नाम की एक जगह के अंदर। अब ये ड्रूरी लेन में जाएगा इन कपड़ों को लेने के लिए, क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपना चेहरा ढकने के लिए उसे कुछ वहां पे उसे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो अपने चेहरे को ढकने के लिए ड्रूरी लेन वो पहुंच जाता है। उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए एक चश्मा लिया, नकली नाक और एक टोपी ली और अपने चेहरे पर कुछ पट्टियां लगा ली। और ये उसने कब किया, जब उसने उस जो हमारा ड्रूरी लेन का जो थिएटर स्टोर था उसके ओनर के सर पे मारा, उसको बेहोश किया। बेहोश करने के बाद उसके सारे पैसे चुराए, ये सामान लिया और फिर उसके बाद ही भैया यहाँ से भाग गए। फिर वह एक दुकानदार के यहाँ जाता है और उसका सारा पैसा चुरा लेता है। जल्दी उसे पता चलता है कि इस तरह रहने के लिए लंदन में उसके आसपास कोई जगह नहीं है, इसीलिए उसने कहीं और जाने के बारे में सोचा। इसलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे कहीं और भी चले जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ रहकर तो मेरे लिए परेशानियाँ बढ़ ही रही हैं। अब उसने डिसाइड किया कि चलो अब यहाँ से चला जाए और यहाँ से जाकर किसी और जगह पे रहा जाए। समझ में आया बच्चों? आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब देखेंगे आगे स्टोरी में क्या होगा। आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब ये एक विलेज में जाएगा, एक गांव में जाएगा जिसका नाम है आइपिंग। उसने गांव के एक होटल में 2 कमरे बुक कराए। अब एक नहीं 2 कमरे बुक कराए, एक अपने लिए, और इसको एक्सपेक्टेड था, बुक में नहीं लिखा है लेकिन नॉवल में लिखा है, इसको एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ सामान आने वाला है। तो इसने वहां कमरे में वहां जाकर इसने वहां जाकर 2 कमरे बुक कराए और वहां पहुंचा। वहां अब ये बड़ा उन वहां के ग्रामीणों के लिए, उनके विलेजर्स के लिए ना बड़ी काफी असामान्य सी बात थी कि इतनी सर्दी के मौसम में कोई वहां पर आया है। उनको लगा यार इससे जो हम अच्छा खासा पैसा उड़ा सकते हैं, इससे तो अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। इस तरीके के अजीबोगरीब शक्ल वाला एक भारी व्यक्ति पूरी सर्दियों में एक होटल में रहने आया है। मतलब इतनी भरी सर्दियों के अंदर, फुल फ्लेजेड विंटर्स के अंदर वो रहने आया, तो बड़ी अजीब सी बात थी, कुछ अटपटा सा लग रहा था।
इसके अलावा उसने मालिक और उसकी पत्नी के बारे में को तब मारा जब उसकी अनुपस्थिति में उसके कमरे में जांच करने का प्रयास कर रहे थे। अब क्या हुआ, जब इन लोगों को लगा कि यार ये बड़ा अजीब सा है, तो ठीक है, जब तक वो उनके हाथ में पैसा दे रहा था तो ना तो मिसेस हॉल को, जो उस घर की, उस छोटे से विलेज की ओनर थी, ना तो उन्हें कोई परेशानी हो रही थी और ना ही परेशानी हो रही थी किसको, ग्रिफिन को। किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब वो दिक्कत क्यों नहीं थी, दोनों को दिक्कत इसीलिए नहीं थी बच्चों, द मेन रीजन दैट नोबडी वाज हैविंग एनी प्रॉब्लम वाज बिकॉज ग्रिफिन पैसे दे रहा था, मिसेस हॉल को पैसे मिल रहे थे। जब तक ग्रिफिन पैसे दे रहा है, मिसेस हॉल को पैसे मिल रहे हैं, किसी को कोई दुख परेशानी थी ही नहीं, एवरीबडी वाज नॉर्मल कि ठीक है भैया, हमें जब तक पैसा आ रहा है तब तक हम इसे यहाँ पे रहने देंगे। अब हुआ क्या, एक दिन जब मिसेस हॉल ने उसे बोला कि पैसे दो, उसने बोला कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे थोड़े दिन में आएंगे, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो उस समय पे मिसेस हॉल ने क्या किया, मिसेस हॉल ने बोला कि ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तब की तब बात करते हैं। उसने बोला कि मेरे को ना अगले दिन चेक आने वाला है। अब अगले दिन होता क्या है, चेक तो नहीं आता, लेकिन उससे पिछली रात को इनके यहाँ का जो क्लर्जी मैन था, उससे घर में एक बड़ी असामान्य सी घटना घटित होती है। अब रात को उन्हें अपने घर के एक रूम से, स्टडी रूम से ना खड़खड़ की आवाज़ आती है, काफ़ी खिचर पिचर की आवाज़ आती है। तो जो क्लर्जी मैन है अपनी बीवी के साथ देखने जाता है। अब जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वो देख पाते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं था, लेकिन उनका जो ड्रॉअर जहाँ पर पैसे पड़े होते हैं वहाँ पैसे गायब हैं। तो ये बड़ा अजीब सा कुछ हुआ, कुछ क्यूरियस सा केस हुआ कि पैसे थे तो सही लेकिन दिखे नहीं। तो ये बड़ा ही अजीब सा लगा उनको, बड़ी अजीब सी घटना घटित हुई है, ये क्या हो गया, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, ये उनको समझ में उस समय पे नहीं आया। अगले दिन ही सुबह ग्रिफिन वापस से आकर उन्हें पैसे देता है कि ये लो मेरे पैसे। तो उनको भी शक हुआ कि यार ये कहाँ से आ गए इसके पास पैसे, अभी तो उसने पिछली रात को बोला था पैसे नहीं है, पिछली रात को भी क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई और आज इनके पास पैसे आ गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये सब सवाल मिसेस हॉल के मन में घूम ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि ग्रिफिन का कमरा खाली है, वहाँ कोई भी नहीं है। तो मिसेस हॉल और उनके पति दोनों घुस जाते हैं उसे कमरे में। अब ग्रिफिन जो दृश्य है उसको तो पता है कि उसे कमरे में कोई आया है। उसने हैट उठाई, चेयर उठाई और फेंकी उनकी तरफ कि आप निकलो मेरे कमरे से, जैसे कि वे किसी को देख नहीं सकते। मालिकों ने सोचा कि सराय में आत्माएं हैं। अब उसने क्या किया, जैसे उसने चेयर फेंकी तो वो भाग गए कमरे से। अब जैसे ही वो भागे, जो मालिक थी मिसेस हॉल, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मेरे घर को शापित कर दिया है, मेरे घर में काला जादू चल रहा है, इसने मेरी चेयर के अंदर कोई आत्मा घुसा दी है, जिसकी वजह से वो चेयर अपने आप हवा में उठी और मेरी तरफ आकर गिर गई, इसलिए वे असामान्य अतिथि जिम्मेदार है। उस समय टाउन कांस्टेबल से अनुरोध किया गया जाता है कि वह उससे पहचान के बारे में पूछताछ करें और उसको साज सज्जा का किया जाए, मतलब उसको फिर वहां से जाके सजा दी जाएगी, भैया इसका बहुत हो गया है, अब इट इज हाई टाइम कि इसको पनिश करे। बिकॉज कहीं ना कहीं उस क्लर्जी मैन के घर की चोरी के अंदर भी, और यहाँ पर दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर दूसरी चीज है हमारे, ये जो इंसिडेंट हुआ है मिसेस हॉल के घर में, इन दोनों चीजों के लिए किसको ब्लेम किया जा रहा था बच्चों, इन दोनों चीजों के लिए ग्रिफिन को ब्लेम किया जा रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है, इसने ये है ना, अब जब उसे बोला गया ना कि अब मिसेस हॉल ने बोला कि तुमने मेरे घर का बहुत बुरा हाल कर रखा है, तुम जानते नहीं हो, तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो इस बात पे गुस्सा होकर जो ग्रिफिन है ना, वो बड़ा गुस्से में आकर अपने कपड़े उतारने लगता है और बोलता है कि तुम क्या मुझे रोकोगे, अब तुम मुझे रोक कर दिखाओ। उतने में इन लोगों का वहां जैफर जो है, इनका जो पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम था जैफर्स, उसको बुला लिया गया। वे कहते हैं उसकी साज सज्जा का क्या किया गया, इससे वह नाराज हो गया और बिना सिर वाले व्यक्ति के रूप में पहचान दिखाने का फैसला किया। वे ग्रिफिन को पकड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसने अपने कपड़े उतार दिए थे और अब वह वापस से बिल्कुल अदृश्य हो गया था। और इसी तरीके से उसने डिसाइड किया कि भैया अब तो मैं यहाँ से भाग रहा हूं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा। आइए बच्चों, अब देखते हैं चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस कि इस चैप्टर में से क्या क्या सवाल हमें पूछे जा सकते हैं। तो वो कहते हैं हाउ डिड द टू बॉयज इन लंदन रिएक्ट जब उन्होंने फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स देखे। तो वो कहते हैं वो दोनों बच्चे बड़े ही अचंभित थे, बड़े ही सरप्राइज थे और बड़े ही फैसिनेटेड, यानी बड़े ही मोहित हो गए पैरों के निशानों को देखकर। उन्होंने ऐसा रिएक्ट इसीलिए किया बिकॉज उन्हें पता लग रहा था कि वो जो पैरों के निशान है, पंजों के निशान है, वो एक इंसान के पैरों के निशान है। लेकिन अचंभे की बात तो यह है कि ऊपर कोई शरीर नहीं है, सिर्फ पैरों के निशान ही आगे की तरफ बनते जा रहे हैं। ये इंप्रेशन जो थे धीरे धीरे उस हाउस के जो थे स्टेप्स, यानी हाउस की जो सीढ़ियां थी उससे नीचे की तरफ उतर रहे थे और स्ट्रीट की तरफ बढ़ रहे थे। तो इसीलिए वो बच्चे उन फुटप्रिंट्स को देखकर बड़े ही अचंभित हो गए। वो कहते हैं हु वाज ग्रिफिन, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड ही कैरी आउट एंड व्हाट वाज द आउटकम। ग्रिफिन कौन था, उसने क्या किया, उसने क्या एक्सपेरिमेंट्स किया और उसके एक्सपेरिमेंट्स का क्या परिणाम आया।
ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ग्रिफिन एक शानदार वैज्ञानिक थे, लेकिन कानून के हुक्मों के लिए उनके मन में बहुत ही कम सम्मान था। लेकिन स्कैंट वेरी लेस रिगार्ड, यानी उनके मन में बड़ी ही कम इज्जत थी रूल्स एंड लॉज के लिए। वो बहुत ही लॉलेस से इंसान थे। ही कैरिड आउट अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे अध्ययन किए, बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स करे प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर जो है वो अदृश्य हो सकता है। और फाइनली वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं इस चीज़ को देखने में कि इंसानी शरीर अदृश्य हो सकता है। और ये स्टोरी जो है ना बच्चों, आप लोगों को बस ये याद रखना है कि ये स्टोरी रियल स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी एक बनाई हुई कहानी है। आउटकम ये था कि वो डिस्कवर करने में दैट ही सक्सीडेड इन डिस्कवरिंग सम रेयर ड्रग्स विच कुड मेक वन इनविजिबल एंड ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने कुछ ऐसे दुर्लभ औषधियों की खोज कर ली थी, में सफलता प्राप्त कर ली थी, जिसे कांच की तरह अदृश्य और पारदर्शी बनाया जा सकता है, यानी जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो उनका शरीर कुछ इस तरीके का बन गया था। Why does the writer term Griffin as a lawless person? जो राइटर है वो ग्रिफिन को एक लॉलेस व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति क्यों बोलते हैं? राइटर जो है वो ग्रिफिन को एक लॉलेस पर्सन बोलते हैं बिकॉज जब वो अपने घर से भागे, जब वो इनविजिबल हुए थे जिस टाइम पे, तो उनका जो लैंडलॉर्ड था, यानी जो उनका मकान मालिक था, वह उन्हें बड़ा ही परेशान करता था। तो उस समय पे अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उन्होंने उसे घर में आग लगा दी, ये बोलकर कि भैया तुम्हारे घर को तो मैं आग लगाकर यहाँ से चलता बनूंगा। और उसे बताया भी नहीं, और वहां पे आग लगाकर, बिकॉज उसने तो अब तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, अब तो मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसे घर को आग लगाता है, खुद अदृश्य होता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। बिकॉज ही हैड सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, जो उसको निकालना चाहते थे, हु वांटेड टू इजेक्ट, यानी हु वांटेड टू रिमूव ग्रिफिन फ्रॉम द हाउस। इट वॉज अनवाइज एंड इररिस्पॉन्सिबल एक्ट। अब ग्रिफिन की जगह पर ये एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, जो कि ना समझ और बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना, बहुत ही गलत हरकत थी, जो दिखाता है कि ग्रिफिन जो था वो बड़ा ही शॉर्ट टेम्पर्ड, यानी बड़ा ही गुस्सैल किस्म का और बड़ा ही प्रतिशोधी स्वभाव वाला था, यानी जिसको बदला लेना अच्छा लगता है। बदला, ठीक है, बदला लेना, जिसको बदला लेना बड़ा अच्छा लगता है। उसको ये था कि भैया मेरे लैंडलॉर्ड ने मेरे को परेशान किया है, तो मैं उसको इस बार ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं, उसकी तो जिंदगी में खराब करके रहूंगा। Why does the author say that Griffin's adventure were by no means over? एक लाइन आती है कि ग्रिफिन के जो एडवेंचर्स थे वो खत्म नहीं हुए। वो क्यों नहीं हुए? ऑथर ये इसीलिए कहते हैं बिकॉज ग्रिफिन जो था ही वॉज एबल टू गेट रिड ऑफ क्यूरियस बॉयज। वो उन छोटे बच्चों से तो बच के निकल गया था जब वो उसके पैरों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे, बिकॉज अगर उसे इनविजिबल रहना है तो उसको बिना कपड़ों के ही रहना पड़ेगा। इसकी वजह से उसको और बड़े सारे मिसएडवेंचर्स को फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से उसने लोगों से चोरी भी करी और लोगों को डराया भी, ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सके। भले ही वो फिर ड्रूरी लेन का केस हो या फिर वो आइपिंग विलेज का केस हो जहाँ पर इसे मिसेस हॉल मिली थी। तो दोनों में से कोई भी केस उठा लो, वो दोनों ही बताते हैं कि इसका जो एडवेंचर था वो अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो कहते हैं किसने डिस्कवर किया कि लंदन स्टोर में ग्रिफिन है, या उसके ढूंढने के बाद वहां पर क्या हुआ, या व्हाट हैपेंड जब ग्रिफिन उठा नहीं सुबह ऑन टाइम इन लंदन स्टोर, या क्या ब्लंडर किया, क्या परेशानी ग्रिफिन ने अपने लिए खड़ी कर दी थी और उसका उस पर क्या परिणाम आया। ग्रिफिन जो था वो रात को ज्यादा सो जाता है। ग्रिफिन लंदन स्टोर में सोया और सुबह आने वाले सहायकों द्वारा खोजा गया। अब रात को वो ज्यादा सो जाता है और अगले दिन जब वो देखा जाता है तो लोगों ने उसे पकड़ लिया। द ब्लंडर थ्रेटेंड द अरेस्ट। अब जो गलती उसने करी है उसकी वजह से उससे गिरफ्तारी का खतरा पैदा होगा कि अब वो फंस सकता है, तो इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वहां पे भाग गया। और वहां से फिर वह बिल्कुल बिना कपड़ों के नग्न होकर एकदम बाहर घूम रहा था। सो ही एस्केप्ड बीइंग कॉट बट वाज वंस अगेन एक्सपोज्ड टू विंटर चिल। तो वो अपने आप को बचा तो पाया। यहाँ पर उसने अपने आप को कैसे बचाया? उसने अपने आप को बचा लिया किस तरीके से? उसने अपने आप को पकड़े जाने से तो बचा लिया, लेकिन वह कैसे फंस गया? वह कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ा। एक तरीके से तो बच गया, लेकिन दूसरे तरीके से वह फंस गया। तो उसकी गलती क्या थी? उसने क्या ब्लंडर किया कि वो रात को सो गया और सोने के बाद उसने अपने कपड़े नहीं उतारे और बेचारा इतना थका, बेचारा तो कहाँ ही था वो, और वो इतना थका हुआ था कि इस तरीके से वह पकड़ा गया। ग्रिफिन की अपीयरेंस, डिस्क्राइब ग्रिफिन्स अपीयरेंस आफ्टर ही केम आउट ऑफ द ड्रूरी लेन। अब जब वो चोरी करके ड्रूरी लेन से बाहर आता है कपड़े वपड़े लेकर, तो फिर उसके अपीयरेंस कैसी थी, वह कैसा दिख रहा था? ही लुक्ड अ चेंज्ड मैन। अब यहाँ पर आकर ड्रूरी लेन में, अब वो यहाँ पे आकर ही लुक्ड अ चेंज्ड मैन, वो बिल्कुल ही अलग आदमी लग रहा था। ही वॉज वियरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड एंड डार्क ग्लासेस कवर्ड हिज आईज।
उसने बैंडेजेस पहनी हुई थी अपने फोरहेड के आसपास, और उसी के साथ साथ उसने अपनी आंखों को ग्लासेस से कवर कर लिया ताकि उसका, अब देखो यहाँ तक तो वो पूरा कवर्ड था, उसने यहाँ तक कपड़े पहन लिए, लेकिन सर की जगह पे कुछ नहीं होगा, बिल्कुल खाली ऐसे खोपड़ा दिखेगा, ऐसे हेडलेस मैन दिखेगा, तो वो कितना अजीब लगेगा। इसीलिए उसने अपने पूरे चेहरे पे बैंडेजेस बांध के अपने चेहरे को कवर कर लिया। ही हैड अ फॉल्स नोज, उसकी एक नकली नाक लगा ली उसने, उसके साइड में उसने बड़े बड़े साइड विस्कर्स लगा लिए, कान लगा लिए, और सर के ऊपर एक बड़ी सी हैट पहन ली, और अपने पूरे फेस को बैंडेजेस से कवर कर लिया ताकि वो दिखे नहीं। वह बदला हुआ आदमी लग रहा था, उन्होंने माथे पर पट्टी बांध रखी थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। उसके पास बड़ी झाड़ीदार मूछे के साथ जूठी नाक भी थी, और उसके अदृश्य सर पर एक बड़ी टोपी थी ताकि हर तरीके से वह अपने आप को छुपा सके। Who was Mrs. Hall? Why did she try to be friendly with her scientist guest? मिसेस हॉल कौन थी और उन्होंने अपने साइंटिस्ट गेस्ट के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश कैसे करी? मिसेस हॉल ये वही लेडी हैं जो उस इन की, यानी उस होटल की, आइपिंग विलेज के अंदर ओनर थी। उसने बड़ी कोशिश करी कि वे अपनी काफ़ी फ्रेंडली हो जाएं साइंटिस्ट के साथ, बिकॉज भैया एज अ ओनर उनका काम था कि अपने गेस्ट को एक अच्छा सा आओ भगत देना, उनके साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार करना। इसी के साथ साथ उस सर्दी के मौसम में ग्रिफिन एक रेयर गेस्ट था, एक ऐसा गेस्ट था जो हर बार नहीं आता है, उसके इन में रहने में आया था, इसीलिए उसके पास ज़्यादा विजिटर्स भी नहीं थे उस सर्दियों के अंदर, तो इसीलिए वो बड़ी खुश थी कि यार इसको तो ये आया है, इसके साथ तो मैं बड़ा अच्छा ही व्यवहार करूंगी, कहीं ये यहाँ से भाग ना जाए। Why did Mrs. Hall become hysterical after her weird experience in The Scientist? वैज्ञानिक के कमरे में अपने अजीब अनुभव के बाद श्रीमती हॉल उन्मादी क्यों हो गई, मतलब पागल से क्यों हो गई कि अरे यार ये क्या कर दिया इसने मेरे कमरे के अंदर, ये क्या हो गया मेरे घर के अंदर। श्रीमती हॉल को ऐसा क्या लगा कि जिसके कमरे में ग्रिफिन कर रहा है वह भूतिया है। उनके जो वियर्ड एक्सपीरियंस थे साइंटिस्ट के कमरे में, उसकी वजह से ही मिसेस हॉल काफ़ी हिस्टेरिकल हो गई, यानी बड़ी ही मैड हो गई, बड़ी पागल से हो गई कि पता नहीं क्या कर रहा है मेरे घर के अंदर। बिकॉज जो हुआ, चेयर का उठना और उनकी तरफ गिरना, वो हैट का उठना और उनके मुंह पे लगना, वो बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही स्ट्रेंज और अननेचुरल, ऐसी चीज़ जो उन्हें बड़ी ही अजीब सी लग रही थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा बड़ा ही अप्राकृतिक सा लग रहा था उन्हें, ऐसा कुछ होना अपने साथ, कि हैट और चेयर अपने आप हवा में उड़ गई। जब उन्होंने बेडरूम चेयर देखी कि इट वाज स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, कि वो उनकी तरफ उठी और एकदम से उनके ऊपर आकर गिरी, तो वह बहुत ज़्यादा डर गई, उन्होंने वो कन्विंस हो गई, यानी वह इस चीज़ को मान गई कि उनके कमरे के अंदर ग्रिफिन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से ये कमरा शापित हो गया है, भूतों और आत्माओं से का साया इस कमरे के अंदर है। तो इस तरीके से मिसेस हॉल डर गई कि यार ये पता नहीं इसने मेरे घर में क्या कर दिया है। Who was जैफर्स, और यहाँ पर वो क्यों आया था, उसे सीक्रेटली क्यों भेजा गया था? जैफर्स इनका विलेज कांस्टेबल था, यानी इनके विलेज का सिपाही था या पुलिस ऑफिसर था। उसे सीक्रेटली बुलाया गया था बिकॉज कोई भी नहीं चाहता था कि स्ट्रेंज साइंटिस्ट ग्रिफिन को पता लगे कि उसका अरेस्ट होने वाला है या कोई उसको अरेस्ट करने आया है। लोग चाहते नहीं थे ग्रिफिन को कोई भी मौका देना कि वो भाग सके, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोगों का शक श्योर था कि भैया वो जो क्लर्जी मैन वाला केस हुआ है, क्लर्जी मैन के घर में जो पैसे चोरी हुए हैं, प्लस मिसेस हॉल ने जो यहाँ पर झेला है, उन दोनों के बाद तो फॉर श्योर यहाँ पर ग्रिफिन की ही गलती है, बिकॉज यही जब से आया है ऐसी चीजें हमारे एरिया में होने लगी हैं। ग्रिफिन इस इन से भागकर कैसे गया? ग्रिफिन डिस्कार्डेड ऑल हिज क्लोथ्स इंक्लूडिंग द बैंडेजेस ऑन हिज फेस। अब उस टाइम ना वो कैसे बचाया, उसे पता है कि भैया मैं अदृश्य होऊंगा तो ही मैं बच पाऊंगा, तो उसने अपने चेहरे के ऊपर से सारी की सारी बैंडेजेस को हटा दिया, सारे ग्लासेस हटा दिए, सारे विस्कर्स हटा दिए, सब कुछ, अपनी हैट वगैरह, अब इवन अपनी नोज हटा दी ताकि कंप्लीटली इनविजिबल हो सके। विलेजर्स और कांस्टेबल जैफर जो थे, दे कॉर्नर्ड हिम, उन लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश करी। He used invisibility to his advantage, यहाँ पर उसने अपने अदृश्यता को अपने का सदुपयोग किया और वहां से भाग गया, और उसने लोगों को रैंडमली कहीं हवा में पंच आ रहे हैं, कभी यहाँ लग रहे हैं, कभी यहाँ लग रहे हैं, इस तरीके से वो लोगों को मार मार के वहां से भाग गया और कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया। समझ में आ गया बच्चों? आई होप यहाँ तक इस शॉर्ट क्वेश्चंस में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हम लोग करने वाले हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और देखेंगे कि इस चैप्टर में से कैसे कैसे सवालों को लॉन्ग में हमसे पूछा जा सकता है। ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, इसके ऊपर बताओ कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन कैसे था। ये स्टोरी जो है इसके 5 डिफरेंट इंस्टांसेस हैं दिखाने के लिए। कितने बच्चों? 5 इंस्टांसेस हैं, तो ये कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। वो कहते हैं इसके 5 इंस्टांसेस हैं जो दिखाता है कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था। ग्रिफिन सेट इज लैंडलॉर्ड्स हाउस ऑन फायर, ग्रिफिन ने अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दिया था जस्ट फॉर रिवेंज, उससे बदला लेने के लिए। यानी पहली चीज उसने क्या किया, पहली चीज उसने लैंडलॉर्ड से बदला लिया। ये एक इलीगल एक्ट था, ये एक इलीगल एक्ट था, यानी एक गैर कानूनी कदम था और बिल्कुल ही कंडेमनेबल है, यानी इसको इसमें सजा होनी चाहिए, काफी नंदनीय है कि भैया इसने गलत काम किया है।
द हाउस डिड नॉट बिलोंग टू हिम, अभी घर उसका नहीं था और लैंडलॉर्ड के पास पूरा राइट था कि वो उसको घर से बाहर निकाल सके, लेकिन ग्रिफिन को लगा कि भैया नहीं, मेरे को घर से क्यों निकाल रहा है, मैं तो ग्रिफिन हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, तो इसीलिए वह उसका घर जलाया और वहां से चला गया। नेक्स्ट, उसने कपड़े चुराए और खाना चुराया एक लंदन स्टोर से। ना तो उसने परमिशन ली और ना ही उसने उन चीजों के लिए पे किया। He indulged in stealing money twice, यानी ये सेकंड केस हो गया। तीसरा, उसने वापस से पैसा चुराया, उसने यहाँ लंदन स्टोर से भी पैसा चुराया, अब यहाँ पे वापस से पैसा चुराएगा, नहीं 2 बार पैसा चुराएगा ये। लंदन स्टोर में इसने पैसा नहीं चुराया, लंदन स्टोर में इसने खाना और कपड़े चुराए थे। अब इसने 2 बार पैसे की चोरी करी। पहला, जब उसने ड्रूरी लेन के शॉपकीपर के सर पे मार के वहां से सारा का सारा पैसा लेकर आइपिंग विलेज आ गया, और दूसरा, जब उसने एक क्लर्जीमैन के घर के अंदर सेफ तोड़ा और वहां से पैसे चुरा लिए। यानी ये हो गया हमारा 4 पे डिड नॉट पे थिंग्स, नहीं ये हमारा ड्रूरी लेन वाला 4 और उसके बाद हमारा क्लर्जीमैन वाला 5। इस तरीके से इसने बहुत सारी चोरियां वहां पर करी। नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं लिख दिया। 1, अच्छा, स्टोल फूड, स्टीलिंग मनी, 3, 4, 5वां भी पॉइंट हमारे पास आएगा। तो 5वें पॉइंट को देखते हैं इसने क्या किया था। 5वीं गलत हरकत जो हमारे ग्रिफिन ने करी थी वो है ये। एक और इलीगल एक्ट जो ग्रिफिन ने कमिट किया था वो था जब उसने जैफर्स, जो एक पुलिस ऑफिसर था, उसको हिट किया था। एक पुलिस ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी पे है उसको मारा था। उस किसके लिए? बस अपने अरेस्ट से बचने के लिए। ये इंस्टेंसेस प्रूव करते हैं कि ग्रिफिन को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या नियम है, क्या कानून है, और वो हर बारी उन कानून को तोड़कर वहां से आगे निकल जाता था। तो इससे हमें पता लगता है कि ग्रिफिन एक बड़ा ही लॉलेस आदमी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा और हमें ये समझ में भी आ गया होगा कि ग्रिफिन का चैप्टर जो है वो बड़ा ही नेगेटिव ट्रेड दिखाता है एक साइंटिस्ट का, कि एक साइंटिस्ट किस तरीके से अपनी पावर का मिसयूज करता है गलत चीज़ों को करने के लिए और अपना फायदा निकालने के लिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे हमारे सेकंड चैप्टर को, जो है हमारा मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और ये चैप्टर जो है ना बच्चों, ये एक अच्छे साइंटिस्ट की कहानी है। ये किसकी कहानी है बच्चों? एक अच्छे साइंटिस्ट की कहानी है जिसका नाम हमारे पास क्या है? जिसका नाम है बच्चों रिचर्ड ई ब्राइट। अभी रिचर्ड ई ब्राइट करके जो साइंटिस्ट है ना बच्चों, ये बड़ा ही अच्छा इंसान है। अब हम पढ़ेंगे रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में स्टोरी, जो बड़े ही अच्छे साइंटिस्ट निकले और इन्होंने जो भी किया वो लोगों की भलाई के लिए किया, उसमें लोगों का बुरा नहीं था। तो देखते हैं बच्चों इसकी स्टोरी क्या थी। ये अध्याय द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट प्रसिद्ध वैज्ञानिक रिचर्ड ए ब्राइट के बारे में, या रिचर्ड ई ब्राइट के बारे में एक कहानी है। रिची जैसे कि उसकी माँ ने उसे बुलाती थी, वह बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु बच्चा था, यानी बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड था। उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता था। उन्हें बचपन में ही तितलियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, बिकॉज बचपन से उनकी मम्मी ने उनके अंदर ये आदत डाली थी कि जो भी तुम्हारे पास है ना, सब कुछ कलेक्ट करो, हर चीज़ में अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करो। तो इस तरीके से उसकी मम्मा ने उसके मन में कुछ चीज़ों का इंटरेस्ट डेवलप कर दिया था, जिनमें से बटरफ्लाइज का इंटरेस्ट डेवलप करना उसकी एक हैबिट थी या एक आदत डेवलप हुई थी। बचपन से उन्हें तितलियां इकट्ठा करना बड़ा अच्छा लगता था। और जब वह 2 साल का था तब उसने अपनी गृहनगर के पास पाई जाने वाली 2 साल का नहीं था, सेकंड स्टैंडर्ड में था वो। जब वह अपनी सेकंड स्टैंडर्ड में था तो अपने गृहनगर यानी अपने होम टाउन के पास पाने वाली जो 25 बटरफ्लाइज की स्पीशीज थी, 25 अलग अलग तरीके की प्रजातियां थी, वह पहले ही उन्हें इकट्ठा कर चुका था। अब उसने सोचा कि यह तितली संग्रह का अंत हो चुका है, जब एक दिन उसकी मम्मी उसे द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स करके एक किताब लाकर देती हैं। यह उनके जीवन की एक ऐसी महत्वपूर्ण मोड़ था, यानी उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज तब उन्हें पता लगता है कि नहीं, 25 बटरफ्लाइज नहीं है दुनिया में, 25 से ज़्यादा स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज हैं। और उन्हें विज्ञान से निपटने का बहुत अधिक रुचि हो गई, यानी विज्ञान से जुड़ने की कह सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से उन्हें विज्ञान के साथ जुड़ने की बड़ी ही ज़्यादा जिज्ञासा उनके मन में उत्पन्न हो गई। और यहाँ से अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ना उन्होंने शुरू किया। ये जो बुक थी बच्चों, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, इसके जो राइटर थे उनका नाम था डॉक्टर उर्क्यू हार्ट, कनाडा में रहते थे, और कनाडा से इन्होंने इनको बोला था कि सब बच्चों को बोला था जो भी इस किताब को पढ़ेंगे कि एक टाइप ऑफ बटरफ्लाई होती है मोनार्क बटरफ्लाई। तो जिसके हाथ में भी वो मोनार्क बटरफ्लाई आती है, वो कृपया करके जो भी लोग हैं वो उस मोनार्क बटरफ्लाई को लेकर ना उसको टैग करके उसके पंख के ऊपर अपनी कोई वो लगाकर, अपना स्टिकर
लगाकर दिखा के कि हाँ ये तुम्हारा है, उसको भेजो और जो जो हमारे पास मिलेगा फिर उनके साथ हम बैठ के उनसे बात करेंगे, उनको हमारी अगले एक्सपेरिमेंट में लेके आएंगे। उन्होंने तितलियों को टैग करने की शुरुआत करी। उनकी माँ के द्वारा खरीदी गई किताब के अंत में दिया गया ये कार्य था और सबसे ज्यादा सपोर्टिव बच्चों यहाँ पर उनकी माता रही हैं, बिकॉज हमेशा उन्होंने अपने बेटे की सहायता करी है, उसे नई नई किताबें लाकर देना, उसे चीज़ों में बिजी रखना, उसको नई नई चीज़ों के साथ रूबरू कराना, घुमाने लेकर जाना। इन सब चीज़ों की वजह से रिचर्ड ई ब्राइट का दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही लगने लग गया था। फिर जब उसने पहली बार काउंटी विज्ञान मेले में मेंढक की उत्तक के साथ एक स्लाइड के प्रवेश किया तो वह हार गए। क्यों? बिकॉज इन्होंने जो किया वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थी। वो क्या था बच्चों? वो सिर्फ, ओहो क्या हो गया, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन थी। वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन रिप्रेजेंटेशन से नहीं जीतते। उन्हें क्या पता लगा, यहाँ पर उन्होंने जिंदगी की पहली हार देखी। यहाँ पर उन्होंने क्या देखा? यहाँ पर उन्होंने अपनी पहली हार देखी और पहली हार देखकर उनको रियलाइज हुआ कि यहाँ पर मैंने तो जो किया वो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन था, एक रिप्रेजेंटेशन था। बाकी लोगों ने जो किया है वो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो अगर वह चाहते हैं जीतना तो उन्हें भी कुछ प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। सभी ने कुछ ना कुछ जीता, लेकिन उन्हें उनके प्रोजेक्ट को कोई पुरस्कार नहीं मिला और ये चीज को देखकर वो बड़े दुखी हो गए। वे दुखी थे, लेकिन यह सब समझते थे कि जीतने के लिए उन्हें वास्तविक प्रयोग यानी रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ना केवल स्वच्छ और स्वच्छ मॉडल बनाकर। किसी ने सिर्फ क्लियर मॉडल बनाकर उनका काम नहीं चलेगा। फिर उन्होंने टोरंटो विश्वविद्यालय में डॉक्टर उर्क्यूहार्ट को लिखा, उनसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए विचार मांगे। तो उनको थोड़े दिनों बाद उनके विचार आ गए, उनको रिप्लाई आ गया। डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने उन्हें बताया कि तुम्हें क्या क्या बना सकते हो। वे अपने हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रहे और डॉक्टर उर्क्यूहार्ट द्वारा भेजी गई लंबी सूची पर काम कर रहे थे। फिर अगले साल मेले में उन्होंने वायरल बीमारी को देखने की परियोजना को चुना, जिसमें उन्होंने ये देखना था कि मोनार्क बटरफ्लाई को बीटल से क्या एक बीमारी हो सकती है जिसके कारण वो मर सकता है, जिसकी वजह से कुछ वर्षों में ही सारे लगभग जितने भी कैटरपिलर थे वह सब मर गए थे। उस चीज को चेक करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयोग किया। उसने सोचा कि इस कारण भृंग हो सकता है, इसलिए वह भृंगों को, भृंग यानी हमारा जो होता है बीटल, उनको लगा कि बीटल की वजह से वैसा हो सकता है। तो उन्होंने भृंगों की उपस्थिति में इल्लियां पालना शुरू किया। यहाँ पर इल्लियां मतलब बटरफ्लाइज को पालना शुरू किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। यहाँ पर इसको तुम ये काट के, तितलियां होगा वो बटरफ्लाई को पालना शुरू किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला। इसलिए जब उन्होंने काउंटी विज्ञान मेले में अपने परीक्षण प्रयोग दिखाया तो उनकी परियोजना को पुरस्कार मिला। अब अगले साल जब वो दिखाते हैं कि उन्होंने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया है, अब वो भले ही प्रूव होता है नहीं होता है वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरीके का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, यही चीज दिखाकर उन्होंने अपनी बात को सही प्रूव कर दिया। फिर अगले साल उन्होंने यह दिखाने के लिए एक प्रयोग किया कि वाइसरॉय तितलियां राजाओं की नकल करती हैं, यानी जो हमारी मोनार्क राजाओं नहीं, यहाँ पर जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो किसकी कॉपी करते हैं? ये मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करते हैं। इस परियोजना ने उन्हें पुरस्कार भी दिलाए। फिर उन्होंने एक सम्राट प्यूपा, यानी एक जो हमारा बड़ा प्यूपा होता है कि पीठ पर, यानी सम्राट नहीं, बेसिकली उसका जो प्यूपा होता है कैटरपिलर का, जो सम्राट नहीं, मोनार्क कैटरपिलर, सॉरी, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसके प्यूपा के, यानी जो उसका कुकून होता है उसके ऊपर कुछ 12 स्पॉट्स होते हैं गोल्डन कलर के। तो उसको ये समझ नहीं आया कि जो सुनहरे धब्बे हैं ये क्या सिर्फ इसको सुंदर बनाने के लिए बनाए गए हैं या इसके पीछे कोई रीजन भी हो सकता है। उन्होंने अपना इसके ऊपर अपना शोध यानी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। हर कोई मानता था कि यह सिर्फ एक डिजाइन है, लेकिन डॉक्टर उर्क्यूहार्ट ने बोला कि नहीं, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, इसकी और भी कोई मान्यता है। तब ई ब्राइट और विज्ञान के अन्य मेधावी छात्र मिलकर एक ऐसा उपकरण बनाए जिसे देखा जा सकता था कि ये सोने के धब्बे उसके विकास के लिए आवश्यक है। यानी वो एक ऐसा हार्मोन सिक्रीट करते हैं। वो क्या करते हैं? वो ऐसा हार्मोन सिक्रीट, हार्मोन होता है ना, वैसा हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो उसकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। एक प्रयोगशाला में परीक्षित उपकरणों की मदद से उन्होंने काम को करने का मौका मिला और सोने के धब्बों के हार्मोन की रासायनिक संरचना का पता चला। और अगले साल उन्होंने उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी, क्या थी उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी कि इसके अंदर ऐसा क्या क्या है जिसकी वजह से ये ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको स्टडी करने की कोशिश करी। फिर एक दिन रासायनिक संरचना की फोटो देखते हुए उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी पहेली सुलझा दी। यानी जब वो इसकी
रासायनिक संरचना को देख रहे थे, इसी केमिकल कॉम्पोजिशन को देख रहे थे, तब उस दिन उन्होंने एक बहुत बड़ी जीवन शैली की जो परेशानी थी, गुत्थी थी, एक पजल थी, वो सुलझा दी। उन्हें पता चला कि कैसे एक कोशिका अपने डीएनए का खतरा का खाका तैयार करती है, विच मीन्स किस तरीके से एक बॉडी सिमिलर क्यों है अपने पेरेंट से, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका डीएनए या कह सकते हैं उसका सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ट्रैवल करता है। ये एक बड़ी सफलता थी और एक पत्रिका में प्रकाशित भी हुई, जिसे नेशनल मैगजीन ऑफ साइंस बोला गया था। उनकी कई अन्य रुचियां भी थी। वह अपने सामाजिक अध्ययन शिक्षक की भी प्रशंसा करते थे, यानी अपने जो सोशल स्टडीज के टीचर थे उनकी भी सोशल स्टडीज की टीचर की भी सराहना करते थे, क्योंकि वह ही थे जो उनके नए विचार देते थे। वह वाद विवाद यानी डिबेट के अंदर, सार्वजनिक पब्लिक स्पीकिंग बोलने के एक महान कॉन्टेस्ट में अच्छे थे। वह कहीं भी जीतने के लिए, पुरस्कार के लिए नहीं जीतते थे, यानी कहीं भी अगर वो जीतना चाहते थे तो वो इसीलिए नहीं कि वहां पर जीतकर उनको पुरस्कार मिले या कोई अवार्ड मिले, बल्कि इसीलिए कि वह कुछ भी करता था उनमें सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता था। बिकॉज उनकी इच्छा ये रहती थी कि मैं जो भी करूं मैं उसमें टॉप करूं, मैं उसमें अच्छे से काम करूं। यह अध्याय में दिखाया गया है कि सही मात्रा में जिज्ञासा के साथ एक उज्जवल दिमाग यानी एक ब्राइट दिमाग हो, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी के बाद अगर आपके पास एक ब्राइट माइंड है जो चीज़ों को ग्रास्प कर सकता है और जीतने का सही कारण है, तो यही एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक वैज्ञानिक के लिए आवश्यक होती हैं। उनकी माँ ने भी उनको बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि वह ही थी जिन्होंने उनकी पूरी यात्रा में उनका साथ दिया और उनको दी ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स पुस्तक लाकर दी, जिसकी वजह से वो उनके साथ ऐसा हुआ। अगर उस समय पे उनको वो अगर वो किताब या पुस्तक उन्हें उस समय ना मिली होती तो शायद आज वो इस पोजीशन पे नहीं होते। समझ में आया बच्चों? तो आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को और देखते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या क्या सिखाता है, क्या क्या चीजें हमें इसमें से आ सकती हैं। रिचर्ड वॉज द फोकस ऑफ हिज मदर्स अटेंशन। रिचर्ड जो था वो अपनी मम्मी के ध्यान का एकमात्र केंद्र था। इस पर थीसिस लिखिए। थीसिस का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपको कहानियां लिखनी है, एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए, पेपर में लिख देते हैं वो ऐसे, इस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। रिचर्ड के फादर जो थे वो तभी चले गए थे जब वो 3 साल का था। ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज मदर, और क्योंकि मम्मी थी तो वो बहुत क्लोज था अपनी मम्मा से। और उसकी मम्मी जो थी शी वॉज द वन जो उसे प्रोत्साहित करती थी लर्न करने के लिए और क्रिएटिव होने के लिए कि भैया तुम करो, तुम जितना अच्छा कर सकते हो उतनी अच्छी करने की कोशिश करो। वो उसे ट्रिप्स पर लेकर जाती थी, उन्हें घुमाने लेकर जाती थी, उसे टेलीस्कोप्स लेकर जाती थी, कैमरास खरीद के देती थी, बुक्स खरीद के देती थी। एक ऐसी बुक जो था उन्होंने दी जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसकी वजह से वो लाइफ में इतने आगे बढ़े। ताकि ये सब क्यों करती थी, ताकि रिचर्ड जो है जितना ज़्यादा टाइम है वो अपना पढ़ने लिखने के अंदर लगाए और ये समझे कि किस तरीके से वो अपना एक एक्सप्लोरर बन सकता है अपने फादर जैसे। यही उसकी मम्मी की इच्छा थी। जो उसकी मम्मी थी वो बहुत ही डेडिकेटेड थी अपने बच्चे की तरफ, एंड शी वॉज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर चाइल्ड। Which project of eBrite won first prize in the county science fair? ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था eBrite का जो फर्स्ट आया था? eBrite पहली बार तो कुछ भी नहीं जीता जब वो साइंस फेयर में गए थे, बिकॉज उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो काफ़ी नहीं है, तो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन काफ़ी नहीं है, जीतने के लिए उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। ही स्टार्टेड विनिंग अदर प्राइजेस ओनली आफ्टर टीमिंग अप विद अ फ्रेंड हु वाज आल्सो अ साइंटिस्ट। उसके बाद वो तब जीतने लगे जब उन्होंने देखा कि ठीक है उनका एक और साइंटिस्ट फ्रेंड है, उसके साथ मिलकर उन्होंने काम किया तो वह तब जीते। और उसके अलावा उन्होंने जब ये चीज़ देखा कि भैया सिर्फ एक्सपेरिमेंट से नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन आपको नहीं जिता सकती है, आपको कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा, कोई एक्सपेरिमेंट करके दिखाना पड़ेगा। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो ये बताता है कि उसके जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है उसकी बॉडी पर जो टाइनी गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो ये जरूरी है उसकी फुल डेवलपमेंट के लिए, यानी उसमें ऐसा कुछ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है जो उसकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। और यही था वो प्रोजेक्ट जो जीता था फर्स्ट प्राइज इन द काउंटी साइंस फेयर। उनके काउंटी साइंस फेयर का पहला प्राइज और थर्ड प्राइज जीता था उसने जूलॉजी इन इंटरनेशनल साइंस फेयर। जूलॉजी क्या होता है बच्चों? ये होती है एनिमल्स की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी। तो इस स्टडी के अंदर जो इनको थर्ड प्राइज मिला था वो मिला था ऑल ओवर इंटरनेशनली, और कंट्री के अंदर इनको मिला था फर्स्ट प्राइज। अब कहते हैं डिस्क्राइब रिचर्ड ईब्राइट्स चाइल्डहुड, हाउ डिड ईब्राइट स्पेंड द टाइम इन पेंसिल्वेनिया। ईब्राइट जो थे वो नॉर्थ ऑफ रीडिंग में पैदा हुए थे। रीडिंग नाम की एक जगह है, नेम ऑफ प्लेस है ये।
पेंसिल्वेनिया। ही वॉज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अकेला बेटा था, उनके फादर तभी मर गए थे, तब वो 3rd ग्रेड में थे। यहाँ पर हमने 3 साल लिखा था, तो एक बार इस आंसर को करेक्ट कर लेते हैं बच्चों। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और उन्होंने रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, ये सब चीजें इकट्ठे करने का भी बहुत शौक था। एक बार इब्राहिम की मम्मा ने उन्हें एक बुक लाकर दी जिसका नाम था ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और उस बुक के लास्ट के अंदर जो उनके राइटर थे, जिनका नाम क्या है, डॉक्टर उर्क्यूहार्ट, उन्होंने लोगों को बोला था कि आओ और तुम भी मेरी बटरफ्लाई माइग्रेशन को पढ़ने में हेल्प करो, जिसके लिए तुम बटरफ्लाइज को पकड़ो और उनको टैग करो, उनके जो पंख होते हैं इस तरीके के, उस पंख के ऊपर कुछ लगा दो जिससे मुझे पता लग जाए कि वो बटरफ्लाई तुमने ढूंढी थी, और इस तरीके से बटरफ्लाइज को टैग करो, मेरे पास जो भी बटरफ्लाई मिलेगी उसके हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट होगा तो आपको बुलाया जाएगा। ऐसा क्या सिंपल क्वेश्चन था इसके दिमाग में रिचर्ड ई ब्राइट के, जिसकी वजह से एक अननोन डिस्कवरी सामने आ गई। जब वो 2nd ईयर में थे अपने हाई स्कूल के, यानी अपने 12th क्लास के अंदर जब वो थे, तो ई ब्राइट ने रिसर्च शुरू करी कि यार वो हमारी प्यूपा होती है ना ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई, उसकी बॉडी में कुछ 12 स्पॉट्स होते हैं, वो स्पॉट्स का क्या काम है। तो तब उन्होंने ये देखा कि एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन निकलता है उसकी बॉडी पे, इनडायरेक्टली वो एक न्यू थ्योरी यहाँ से निकल के आएगी सेल्स की, जो लाइफ इन सेल्स की, जो हमारे सेल्स हैं वो भी लिविंग बीइंग है, सेल्स भी लिविंग है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो जी रहा है। He tried to answer a very simple question, what is the purpose of 12 golden spots on the monarch pupa? उनके दिमाग में एक छोटा सा सवाल था कि ये जो 12 स्पॉट्स हैं इनका क्या यूज है, और ये जो स्पॉट्स का यूज है वो इन्हें आगे जाकर लाइफ में देखने को मिल जाता है। How did Richard E. Bright excite the scientific world at the age of 22? 22 साल की एज में उन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया कि पूरा का पूरा वर्ल्ड ऐसे होगा कि वाओ, ये क्या डिस्कवर करके दिखा दिया इन्होंने। रिचर्ड ई ब्राइट एक नई थ्योरी के साथ आए थे कि सेल्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, और ये कब आया था, जब वो मात्र 22 साल के थे। उनका आर्टिकल था व्हाट वी येट नो was published in the proceeding of National Academy of Science। ये उस किताब का नाम है, नेशनल मैगजीन थी इनकी, ये वीकली मैगजीन सॉरी ऑफ साइंस पीपल, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, एक एस्टीम्ड साइंटिफिक जर्नल, एक एस्टीम्ड साइंटिफिक बुक जिसमें एक्सपर्ट्स काम करते थे, और उस किताब तक पहुंचना बहुत लंबा काम हुआ करता था। उस एज में वो 22 साल की एज में इस फील्ड में आ गए थे। ये आर्टिकल जो है ये तब पब्लिश किया गया बिफोर ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज फ्रेंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, और ये तब आया, ये आर्टिकल तब पब्लिश किया गया बिफोर ई ब्राइट जब वो अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ ग्रेजुएट हुए थे। समझ में आया बच्चों? रिचर्ड ई ब्राइट गेव एन आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल्स कि सेल कैसे हमारा डीएनए पढ़ सकते हैं। तो देखते ही इन्होंने खोज करी थी कि भैया डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ भी है, नहीं सो तो ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। जब रिचर्ड ई ब्राइट ने सीरीज देखी ऑफ एक्सरे पिक्चर्स उस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन की, तो उसने ये देखा कि किस तरीके से उसके अंदर कुछ ऐसा पिक्चर बन रहा है ऐसा, और तब उन्हें समझ में आया कि अच्छा ये डीएनए है। It didn't shout यूरेका मतलब ओ और we got it, instead he was certain कि yes, उन्हें वर्ल्ड की बायोलॉजी यानी साइंस की जो बॉडी से रिलेटेड है उसकी एक पजल जिसका नाम है कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं उसका जवाब मिल चुका है। हाउ सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट इनसाइड द डीएनए, कि सेल के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है यानी जो हमारी इन्फो है वो उसको कैसे पढ़ सकते हैं। डीएनए एक ऐसा सब्सटेंस होता है, हमारा सेल है, सेल का सेंटर न्यूक्लियस होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चों, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, जो हमारी हेरिडिटी यानी हमारी अनुवंशिकता यानी हम कैसे कैसे बंदे आगे आएंगे, कैसी शक्ल होगी, क्या होगा, उनके जो फीचर्स मैच करते हैं उन सब इन सब चीज़ों से ही आता है, और वही हमारी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट है, यानी वही हमारी ज़िंदगी का खाका यानी हम कैसे दिखेंगे उसको बनाता है। रिचर्ड ई ब्राइट के पास सारी इंग्रेडिएंट्स थी जो उन्हें एक अच्छा साइंटिस्ट बनाता है, यानी क्या क्या चीज़ें थी ऐसी रिचर्ड ई ब्राइट के पास जो उन्हें एक बड़ा ही समझदार साझा हुआ साइंटिस्ट बनाता है। रिचर्ड ई ब्राइट के पास वो सारी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज थी जो एक ग्रेट साइंटिस्ट में होनी चाहिए। वो एक एक्सीलेंट माइंड के थे, हमेशा फर्स्ट स्कोर करते थे अपने स्कूल के अंदर। हार्वर्ड में वो सेकंड आए थे अपनी क्लास में, वो 1510 बच्चे।
वो काफी क्यूरियस थे, उनके मन में बड़े जिज्ञासु थे इन चीजों के सवाल के लेके, क्यों ये ऐसा, क्यों ये चीजें ऐसे काम क्यों करती हैं। फाइनली ही वाज कॉम्पिटिटिव, वो कॉम्पिटिटिव थे, यानी वो उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की एक फीलिंग थी, लेकिन उसी के साथ साथ वो चाहते थे कि वो बेस्ट भी बने, यानी वो जितना भी कर रहे हैं वो अच्छा करे और वो उसके अंदर बेस्ट बने। उनके अंदर जीतने की इच्छा तो थी, लेकिन सिर्फ राइट रीजंस के लिए। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी को नीचा दिखाना है या गलत, भैया मेरी चौड़ी हो जाएगी, मैं जीत जाऊंगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उन्हें इस चीज के लिए नहीं जीतना था। उन्हें जीतना इसीलिए था बिकॉज वो जीतना चाहते थे, बिकॉज उन्हें अच्छा लगता था कि जब वो सर्वश्रेष्ठ है। समझ में आया बच्चों? अब देखते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन को, कि इसका लॉन्ग क्वेश्चन हमें क्या बताता है। क्वेश्चन है सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड आउट। सक्सेस क्या है? फेलियर को मोड़ दिया जाए तो वो सक्सेस है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करो फ्रॉम द जर्नी टेकन बाय रिचर्ड ई ब्राइट, कि किस तरीके से उन्होंने अपने साइंस फेयर को खोया और किस तरीके से वो साइंस फेयर, स्कूल के साइंस फेयर को खोकर इंटरनेशनल फेयर में जीत गए। अब वो कहते हैं सक्सेस जो है ना बच्चों इज अ फ्रूट ऑफ फेलियर। सक्सेस जो है वो फेलियर का फ्रूट है, यानी फेलियर का ही फल है। इट नेवर कम्स स्ट्रेट। ऐसे नहीं कि तुम पहली बार गए और सक्सेसफुल होकर आ गए, कहीं ना कुछ ठोकरें लगी होंगी। दिस कैन बी सीन इन द लाइफ ऑफ रिचर्ड ई ब्राइट एज वेल, और ये रिचर्ड ई ब्राइट की जिंदगी में भी देखा जा सकता है। ऑल्दो ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, ऑल्दो वो जीतते थे, बहुत अच्छे स्कूल्स में ग्रेड लेकर आते थे। एवरीथिंग ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, लेकिन एवरीडे चीजों के अंदर वो भी वैसे ही थे जैसे बाकी बच्चे, खाना पीना, खेलना फिरना, घूमना। उन्होंने भी बहुत सारे फेलियर्स फेस करे हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन ये फेलियर से वो कभी हारे नहीं। इन फेलियर्स ने उनको काफी स्ट्रेंथन किया कि उन्हें भी लाइफ के अंदर कुछ करके दिखाना है। When he was in 7th grade, उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर उन्होंने सिर्फ फ्रॉग्स की टिश्यू की स्लाइड रिप्रेजेंट करी, लेकिन वहां पर वो कुछ जीत नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके मन में एक दृढ़ता आ गई कि नहीं, अब तो मैं कुछ ऐसा करके रहूंगा कि जिससे मैं कुछ जीत सकूं। तो 8th क्लास में उन्होंने फिर पार्टिसिपेट किया साइंस फेयर के अंदर, और इस बार उन्होंने वायरल डिजीज जो मोनार्क कैटरपिलर्स को हो रहा था एक बीटल की वजह से उसको दिखाया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो ऑब्वियसली उसकी वजह से वो डिजीज नहीं था, लेकिन जब उन्होंने ये करके दिखाया कि हाँ शायद हो सकता था, तो उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर दिखाया और इस तरीके से वो प्राइज जीत गए। अब अगले ही साल उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया देखने के लिए कि क्या वाइसरॉय बटरफ्लाइज मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं, बिकॉज जो भी हमारे बर्ड्स होती हैं उनको वाइसरॉय बटरफ्लाइज ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ओवर मोनार्क बटरफ्लाइज, बिकॉज वाइसरॉय बटरफ्लाइज टेस्टी होती हैं खाने में, ऐसा लिखा गया है बुक के अंदर। लेकिन लोगों का कहना यह था कि वाइसरॉय बटरफ्लाइज टेस्टी तो होती हैं, लेकिन मोनार्क इसीलिए, और मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं कड़वी, तो इसीलिए मोनार्क बटरफ्लाइज को वो खाना पसंद नहीं करते। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज अपने जीवन को बचाने के लिए कॉपी करने लगी थी किसको? किसको? मोनार्क बटरफ्लाइज को। हाँ, in order to save the life from this bird and this project won E. Bright the 3rd prize in overall county science fair। अगला एक्सपेरिमेंट जो था उनका वो था गोल्डन स्पॉट्स ऑन द मोनार्क, कि जो एक डिवाइस जिसके थ्रू उन्होंने एक डिवाइस के थ्रू दिखाया, ये जो स्पॉट्स थे एक हार्मोन प्रोड्यूस करते थे जो उसकी फुल डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, और इससे वो 3rd प्राइज जीते थे इंटरनेशनल साइंस फेयर के अंदर। अगले साल उन्होंने अपने एक एडवांस एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो मोनार्क पुपा के ऊपर, और फर्स्ट प्राइज जीत गए। दस रिचर्ड ई ब्राइट के लिए हम ये कह सकते हैं कि वही एक ऐसे इंसान थे जिनके लिए सक्सेस आया कैसे, जब उन्होंने लाइफ में पहला फेलियर फेस किया। उन्होंने वो पहला फेलियर फेस नहीं किया होता तो शायद आज वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों में देकर जा रही हूँ, असेस द क्वालिटीज ऑफ रिचर्ड एंड ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट। इन दोनों की क्वालिटीज एज अ साइंटिस्ट आप लोगों को बतानी है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप लोग कैसे इस आंसर को फ्रेम करेंगे। समझ में आया बच्चों? आई होप यहाँ तक सब लोगों को ये पॉइंट क्लियर होगा। इसी के साथ बच्चों ये दोनों चैप्टर्स भी हो जाते हैं हमारे डन। आई होप आप सब लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं बच्चों हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग करने वाले हैं कुछ और इंटरेस्टिंग नए क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर और ग्रामर टॉपिक्स के ऊपर। तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ ना आई राइट ऑल द बेस्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू स्टूडेंट्स एंड आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्कोरिंग, डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट। बाय बाय एवरीवन।